नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज स्पेशल फाइनेंशियल फ्रीडम। दरअसल आज के समय में हर किसी का सपना है फाइनेंशियल फ्रीडम पाने का, पर इस फ्रीडम को पाने के लिए जरूरी है सही और सटीक प्लानिंग। अब काफी सारे क्वेश्चंस दिमाग में और ढेर सारा कंफ्यूजन कि आखिरकार फाइनेंशियल फ्रीडम के मायने क्या हैं, कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम पाई जाए, निवेश करना है तो कब करें, कैसे करें, कहाँ करें, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो इन तमाम कंफ्यूजन्स को, क्वेश्चंस को आज इस स्पेशल शो के जरिए हम दूर करेंगे और इसमें मदद करेंगे हमारे दो मेहमान। ऑप्टिमा मनी मैनेजर्स के एमडी पंकज मटपाल हमारे साथ मौजूद हैं और पीबी इन्वेस्टमेंट्स की सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूजा भिंडे हैं। आप दोनों का ही स्वागत है और सबसे पहले तो हमारे सभी व्यूअर्स को और हमारे दोनों एक्सपर्ट्स को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और इनफैक्ट पूजा, आपसे शुरुआत करेंगे। और फाइनेंशियल फ्रीडम, इनफैक्ट जब हम फ्रीडम की बात करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। हम फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं, लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम एक आमतौर पे इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी बातचीत उतनी ही कम की जाती है। तो पहले तो हमारे व्यूअर्स जो ये सोच रहे हो, समझ रहे हो कि आखिरकार फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है, वो समझाइए, या आपके नज़रिए से फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब क्या है। जी बिल्कुल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच दीपाली, आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं, पंकज जी को भी ढेर सारी शुभकामनाएं एंड सीएनबीसी के सारे दर्शकों को। एंड जैसे आपने ये वर्ड यूज किया फाइनेंशियल फ्रीडम, आई थिंक हर इंसान को कहीं ना कहीं फाइनेंशियल फ्रीडम की चाह है। उसका तरीका खाली उनको समझने की जरूरत है कि मैं कौन से राह पे हूँ और क्या मेरी राह सच है या नहीं। क्योंकि क्या है दीपाली, आज के टाइम में इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है सोशल मीडिया में, या फिर आप कहें कि जो DIY एक ट्रेंड चल रहा है कि हम खुद से करेंगे। फिर इन सारी चीजों में कहीं ना कहीं हम अपने गोल से दूर हट जाते हैं। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन एक इस तरीके का एक मैं कहूंगी एक फैमिली में या एक पीयर प्रेशर की वजह से, या तो फिर कहीं ना कहीं ये इन्फ्लेशन को ध्यान में नहीं रख रहे हैं लोग अपने गोल प्लानिंग में। सो मेरे हिसाब से फाइनेंशियल फ्रीडम की जो शुरुआत है, जैसे आपने भी राइटली कहा कि बातों से करना बहुत जरूरी है। जब भी हम बात करते हैं, ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहती कि सब इंसान के पास इनफ अमाउंट ऑफ मनी है या इन्वेस्टमेंट हो रही है, उनके बजटिंग ठीक हो रही है कि उनके गोल्स सारे अचीव हो जाएंगे। हर इंसान की जर्नी में शायद उन्हें लोन भी लेना पड़ रहा है, उन्हें मेहनत भी करनी पड़ रही है, उनका हैंड टू माउथ भी चल रहा है। लेकिन आज इस दौर में हर वो इंसान फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकता है, ये जानना बहुत जरूरी है। सिर्फ तरीका समझने की जरूरत है। सो मेरे हिसाब से हम जैसे इस माध्यम से इतनी बातें करते हैं कि क्या सही तरीका है और किस तरीके से हम उसे राइटली अप्रोच करके एक एक करके डेट फ्री हो सकते हैं, एक कैपिटल या ग्रोथ की तरफ हमें किस तरीके से अपना फ्यूचर की प्लानिंग करनी है, रिटायरमेंट की प्लानिंग करनी है। बस ये बातें एक बार हम शुरू हो जाएंगे ना अपने पीयर्स में, तो हम फाइनेंशियल फ्रीडम की राह पे चल पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। और इनफैक्ट जैसे पूजा ने समझाया भी, फाइनेंशियल फ्रीडम के मायने आप ऐसे भी समझ सकते हैं। बेसिकली आपको एक सही और सटीक प्लानिंग करनी है अपने खर्चों की, अपनी कमाई की, अपनी सेविंग की, सही समय पर प्लानिंग के साथ निवेश करना है, ताकि अगर फ्यूचर के जो भी आपके गोल्स हैं या अनएक्सपेक्टेड इंसिडेंट्स अगर कोई लाइफ में होते हैं, गुड और बैड, उनसे आप डील कर सके और तब आप एकदम से निराश ना हो, हताश ना हो। ये फाइनेंशियल फ्रीडम होती है। और डेफिनेटली इसमें तो पंकज जी आप भी एग्री करेंगे, कोई दो राय नहीं है। अगर पैसा आपके पास है तो एक किस्म की ताकत आपको मिलती है, भरोसा आपको मिलता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा पंकज जी, अब एक चीज़ और बताइए, निवेश की हम मानते हैं कोई उम्र नहीं होती, बट आपके हिसाब से अगर एक्चुअल में ट्रू फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए तो कब से निवेश की शुरुआत करनी चाहिए? एज सुन एज आप कमाना शुरू कर रहे हैं तब से, या फिर प्रोबेबली आप स्टूडेंट्स ही हैं, आपके पास पॉकेट मनी है, आपको साइड जॉब करते हैं, तब भी आप अर्न करना शुरू करें तो भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मतलब एक राइट फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के लिए एज अर्ली एज पॉसिबल इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करनी चाहिए। दीपाली जी, सबसे पहले तो आपको, पूजा जी आपको और सीएनबीसी आवाज के सभी व्यूअर्स को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और पूजा ने बहुत ही विस्तार से एक्सप्लेन किया कि फाइनेंशियल फ्रीडम के क्या मायने हो सकते हैं। अब बात यह है कि अचीव करने के लिए कब से निवेश की शुरुआत करनी चाहिए। तो दीपाली जी, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आप कर सकते हैं। तो पहली बात तो यह है
जैसे ही आपकी अर्निंग शुरू होती है, उसके साथ तो आपको करना ही चाहिए, चाहे आपकी अर्निंग पहले महीने में नौकरी लगने के बाद या व्यवसाय आप कर रहे हैं उसके बाद में, चाहे वो 10,000 रुपए हो, 25,000 रुपए हो, लेकिन उसके सामने भी आप 20-30% यानी कि 2,000 5,000 रुपए तो निवेश कर ही सकते हैं, वो बिल्कुल करना चाहिए। दूसरी बात आपने कहा कि क्या पॉकेट मनी से किया जा सकता है, तो बिल्कुल एक सीख के हिसाब से बिल्कुल आप कर सकते हैं। पहली बात ये होती है कि पेरेंट्स बच्चों को जो पॉकेट मनी देते हैं, वो अक्सर उतनी ही दी जाती है जितनी बच्चों को ज़रूरत होती है। तो उसमें से बचा पाना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन एक आदत अगर आपको लगानी है, तो बिल्कुल यदि आपको लगता है कि उस पॉकेट मनी से भी थोड़ा पैसा बचाया जा सकता है, निवेश किया जा सकता है, तो उसको बिल्कुल करना चाहिए। लेकिन जैसा मैंने पहले भी कहा कि जब से आपकी खुद की इनकम शुरू होती है, उसके साथ तो आपको करना ही चाहिए। नहीं है। बचत करने के साथ-साथ यदि आपको फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करना है और सही समय पर करना है, तो आपका पैसा महँगाई की दर से ज़्यादा बढ़ना चाहिए। तो सही समय पर निवेश की शुरुआत करना और साथ ही सही एसेट क्लासेस में और सही स्कीम्स में निवेश करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। बिल्कुल। और इनफैक्ट पंकज जी, मैं आपको बताना चाहूंगी, अभी रिसेंटली हम सीएनबीसी आवास के थ्रू ही कुछ कॉलेजेस में गए और आप बिलीव नहीं करेंगे, 30-40% रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स ऐसा था जो कि म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे थे, डिस्पाइट कि उन्होंने भी कमाना शुरू नहीं किया है। तो विच इज़ वेरी कमेंडेबल। और शायद वो स्टूडेंट्स वो हैं जो ऑलरेडी अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी शुरू कर चुके हैं। लेकिन चलिए, एनी व्हिच वेज, जिन्होंने अब तक शुरुआत नहीं की है, जो करना चाहते हैं, अलग अलग एज ग्रुप्स की आई एम श्योर प्लानिंग अलग अलग होती होगी। पूजा, आपसे जानना चाहेंगे किस तरीके की, एक पहला अप्रोच तो ये हुआ कि आप प्लान करें अपने खर्चों को, अपने निवेश को, अपनी बचत को, उसके बाद आप आगे बढ़ें। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम के मायने सिर्फ प्लानिंग तक ही सीमित है, या फिर आप किस तरीके की प्लानिंग कर रहे हैं, कहाँ एक्सपोजर ले रहे हैं, कितने समय के ले रहे हैं, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, वो भी आपका दूसरा स्टेप होना चाहिए फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ। जी, बिल्कुल, बिल्कुल दीपाली, मेरे हिसाब से ना सबसे पहले ना स्टेप बाय स्टेप अगर हम कहें, जैसे आपने कहा किसी भी एज ग्रुप से, चाहे वो कमा भी रहे हैं या नहीं भी कमा रहे हैं, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि हर इंसान की लाइफ में जो गोल्स हैं, वो क्या है? तो आइडेंटिफ़ाई करना है, जो हम हमेशा कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट्स करना आसान है, दीपाली आजकल क्या है, इतनी इन्फॉर्मेशन है, हम माध्यम के द्वारा इतने सारे इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस में बात भी करते हैं कि एसआईपी अच्छी बात है, एसआईपी करनी चाहिए, डाइवर्सिफाइड इक्विटी म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, 5-6 स्कीम होनी चाहिए। तो ये तो मेरे हिसाब से काफ़ी लोगों को इसकी अवेयरनेस हो चुकी है, ये बेस लेवल क्रिएट हो चुका है। लेकिन जैसे पंकज जी ने भी कहा कि हमें कहाँ पहुँचने के लिए जो इन्फ्लेशन को कंसीडर करना है, कि भई महँगाई भी एक चीज़ है, जो 6-7% हम कंसीडर करते हैं, जो आज की तारीख में कहते हैं 1 करोड़ पहुँचना है, 1 करोड़ पहुँचना है, लेकिन 1 करोड़ की तो एज़ सच कोई वैल्यू ही नहीं होने वाली है। तो हमको रियल टर्म्स में, रियल टाइम में आज की 1 करोड़ की प्लानिंग करनी है। सो ये बहुत ज़रूरी है। प्लस मेरे हिसाब से आई थिंक एक फाइनेंस प्रोफेशनल आइडेंटिफ़ाई करना भी ज़रूरी है, क्योंकि एक लंबा सफ़र है ये। फाइनेंशियल प्लानिंग को अभी हम बात कर रहे हैं और अभी हमने किसी निवेशक को समझाया कि आपको किस तरीके से शुरू करना है। लेकिन उसकी लाइफ में कितनी सारी बदलाव आएँगे, उसकी शादी होगी, उसके बच्चे होंगे, उसको घर लेना होगा, घर में बहुत सारे नए-नए डेवलपमेंट्स होंगे। सो हर एक पड़ाव पे आपको एक फाइनेंस प्रोफेशनल, एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट की ज़रूरत होगी कि इस पर्टिकुलर गोल को किस इन्वेस्टमेंट में मुझे डालना है, क्या मेरा इन्फ्लेशन होना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी इतनी ही इम्पोर्टेंट है जितना एसआईपी को चूज़ करना इम्पोर्टेंट है। सो आई थिंक इसको ज़्यादा महत्व एक आपको फाइनेंशियल प्लान या डिस्कशन के बाद वक़्त इसको इम्पोर्टेंस देने की बहुत ज़रूरत है। एंड लास्टली मेरे हिसाब से एक्सपेंस मैनेजमेंट, मैं हमेशा कहती हूँ दीपाली, इन्वेस्टमेंट्स तो हो जाएँगे। काफ़ी टाइम लोग कहते हैं कि भई 1-2,000 की एसआईपी कर लो, 5,000 की एसआईपी कर लो। लेकिन हम जब उनसे बैठ बैठ के बात करते हैं कि आपका इनफ्लो कितना है, उसमें से आपका ज़रूरी खर्च कितना है, फिर आपका सेविंग या जो इन्वेस्टमेंट पोर्शन कितना है, उसके बाद आप एडिशनल जो आपका लाइफ़स्टाइल एक्सपेंस वो करें।
तब जाके उनको लगता है कि अरे मैं तो 10,000 कर सकता हूँ। लेकिन जब नॉर्मली हम इन्वेस्टमेंट पहली बार बात करते हैं कि चलते 2,000 से शुरू कर लेते हैं, मिनिमम कितना है? क्योंकि वो एक्सपेंस मैनेजमेंट, बजटिंग से बहुत दूर है। तो ये कॉन्सेप्ट लोगों को शुरुआती दौर से समझने की ज़रूरत है ताकि वो फाइनेंशियल फ्रीडम या फाइनेंशियल प्लानिंग की राह पे सही तरीके से चल सकते हैं। जी। अच्छा पंकज जी, एज के हिसाब से आपकी प्लानिंग किस तरीके से डिफर करती है? आई मीन टू से, आमतौर पे हम कहते हैं यंग इन्वेस्टर हैं तो आप ज़्यादा रिस्क वाले पोर्टफोलियो क्रिएट कर सकते हैं, ओल्ड एज इन्वेस्टर हैं तो थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहिए। क्या ये फॉर्मूला अभी भी काम करता है क्या? क्योंकि मैं काफ़ी ऐसे इन्वेस्टर्स को जानती हूँ जो सीनियर सिटीजन्स हैं बट वो कंजर्वेटिव नहीं है, उनकी रिस्क टेकिंग एपेटाइट पूरी है, वो पूरा इक्विटी एक्सपोजर लेना चाहते हैं। बीइंग अ फाइनेंशियल प्लानर, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है, आपका सजेशन क्या है अलग अलग एज ग्रुप के इन्वेस्टर्स को जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे हैं? दीपाली जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपकी बात से। कई बार कहा जाता है कि आप यंग हैं तो ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, और आप यदि ओल्ड हैं एज में तो आप कम रिस्क ले सकते हैं। बट हमेशा ऐसा नहीं होता। देखिए, पहली बात तो यह है, जब हम कहते हैं कि आप यंग हैं तो आपको इक्विटी एक्सपोजर ज्यादा लेना चाहिए। उसका एक ही मकसद है, क्योंकि हम जानते हैं कि शॉर्ट टर्म में इक्विटी जो होती है वो वोलेटाइल होती है, यानी कि उतार चढ़ाव की संभावना ज्यादा रहती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में वो जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है। इसके लिए जब आप यंग होते हैं तो ये रिस्क लिया जा सकता है। और दूसरी बात है, रिकवरी के लिए टाइम होता है। लेकिन साथ ही जब आप ओल्ड होते हैं, टाइम कम होता है, आपको उस पर निर्भर रहना होता है, तो उस वक्त पर उतार चढ़ाव का जोखिम लेना थोड़ा कम होता है। लेकिन आपने जो भी कहा, मैं पूरी तरह सहमत हूं। अगर आप मान लीजिए कोई यंग पर्सन है 30 साल का, लेकिन उसके ऊपर बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी है फैमिली की, स्पाउस अर्निंग नहीं है, पेरेंट्स की जिम्मेदारी भी है, घर में एक सिस्टर है जिसकी शादी अभी करनी है, उसकी जिम्मेदारी भी उस व्यक्ति के ऊपर है, वो यंग है। उसके विपरीत एक पर्सन है जो कि ऑलरेडी 60 इयर्स या उसके आसपास है, लेकिन स्पाउस भी अर्निंग है, बच्चे सेटल्ड हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं है, सब कुछ पैसा इकट्ठा कर लिया है और पेंशन भी हो सकता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो ओल्ड एज पर्सन है वो ज्यादा रिस्क नहीं ले सकता? तो डेफिनेट डिपेंड करता है, ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टमेंट है, आपका रिस्क एपेटाइट कैसा है, और ये अलग-अलग एज में अलग-अलग व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। लेकिन फिर भी अगर हम एक शॉर्ट में बात करें, तो अगर आपको लॉन्ग टर्म का गोल अचीव करना है, यंग हैं, ये बातें तो अलग है कि आपके शॉर्ट टर्म की जिम्मेदारी हो सकती है। लेकिन फिर भी यदि हम बात करें कि जब 15 साल के बाद बच्चों के एजुकेशन के लिए पैसे इकट्ठा करना है, आपको 25-30 साल के बाद रिटायरमेंट के पैसे इकट्ठा करना है, तो समय बहुत लंबा है। यहाँ पर क्योंकि हमें महँगाई को मात देनी है, और जो ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स हैं या फिर डेट काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, वो शायद इसके लिए हेल्पफुल नहीं हो सकती है। तो आपको इक्विटी में निवेश करना ही होगा। तो यदि आप यंग हैं और लॉन्ग टर्म गोल है और रिस्क एपेटाइट है, तो आपको ज़्यादा एलोकेशन इक्विटी में करना चाहिए। आप रिटायरमेंट के आस-पास हैं, तो डेफिनिटली अब उस पैसे पर निर्भर रहने वाले हैं। वो बात नहीं कर रहा हूँ कि पैसा है, सब कुछ आपका अचीव हो चुका है। बट क्योंकि जो पैसा इकट्ठा है उसके ऊपर आपको डिपेंडेंट रहना है, तो फिर आपको डेट में एलोकेशन ज़्यादा करना चाहिए, इक्विटी में कम करना चाहिए। तो ये सब बातें आपको देखनी होंगी। ये फ़ॉर्मूला सबके लिए एक जैसा नहीं हो सकता है। यानी पंकज जी जो कह रहे थे, आई एम श्योर वो यही, उसके मायने यही थे कि एज से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका होराइजन कितना है किसी भी पोर्टफोलियो प्लानिंग को लेकर। आप अपने गोल के नज़दीक पहुंचे तो आपका एपेटाइट कैसा होना चाहिए, आप अपने गोल से दूर हैं तो आपका रिस्क एपेटाइट किस तरीके का होना चाहिए, किस तरीके का एक्सपोजर होना चाहिए। अच्छा पूजा, अब मान लीजिए एक पोर्टफोलियो क्रिएट हो गया। पोर्टफोलियो क्रिएशन पे हम आप दोनों की पिक्स आगे पूछेंगे अपने व्यूअर्स के लिए जो पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं, बट नोशनल टर्म में मान लेते हैं पोर्टफोलियो क्रिएट हो गया। अब बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स होंगे, इन्वेस्टर्स होंगे जो फाइनेंशियल एडवाइजर्स हैं, उनकी एडवाइस ले सके ड्यू टू वेरियस रीजंस, और उन जैसे व्यूअर्स के लिए हम ये शो लेकर आते हैं ताकि उनको मदद मिल सके अपने पोर्टफोलियो को सही करने में या फिर एक सही प्लानिंग करने में। अब एक पोर्टफोलियो क्रिएट हो गया, क्या आइडियल स्ट्रैटेजी होती है रिव्यूइंग की, रीबैलेंसिंग की? एक पोर्टफोलियो क्रिएट किया, कितना समय उस पोर्टफोलियो को देना चाहिए? किस तरीके से ये आंके कि कब हमें अपने पोर्टफोलियो में बदलाव की जरूरत है? क्योंकि परफॉर्मेंस म्यूचुअल फंड्स की मार्केट कंडीशंस के हिसाब से अकॉर्डिंगली वेरी करती रहती है, बट हाउ टू टेक अ कॉल? बहुत अच्छा सवाल है दीपाली। मेरे हिसाब से जैसे हम आज बात कर रहे हैं कि हर एक इन्वेस्टमेंट
को हमें गोल के साथ अटैच करना है, राइट? तो पता है कि सारे जो भी इक्विटी रिलेटेड इन्वेस्टमेंट्स हैं, वो हमने इक्विटी चूज़ ही इसके लिए किया है क्योंकि वो लंबे समय का इन्वेस्टमेंट है, लंबा मतलब 10 साल, 15 साल, 20 साल या व्हाटएवर। तो ऑब्वियसली अब 10-15 साल मुझे जाना है तो मैं हर 6 महीने में चेक करूँगी तो मतलब कितनी ज़्यादा बार मुझे उसको चेंजेस करने रहेंगे, राइट? क्योंकि 6 महीने में तो काफ़ी टाइम कुछ ऊपर होगा, कुछ नीचे होगा। सो आइडियली हम कहते हैं कि अगर आप एसआईपी शुरू करते हैं और वो एसआईपी सबसे पहले तो आपको 5 या 6 फंड से ज़्यादा फंड्स नहीं लेने हैं, आपको उसको डाइवर्सिफाई रखना है। मतलब हम कहते हैं लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप या फिर कोई वैल्यू स्ट्रैटेजी रख ली आपने 4 या 5 फंड्स में डाल दिया, डाइवर्सिफाई कर लिया और उस फंड को, उस एसआईपी को 3 साल तो एटलीस्ट देना है ताकि 3 साल में जितनी भी वॉलेटाइल मार्केट की साइकिल्स हैं, उसमें उस फंड मैनेजर ने किस तरीके से परफॉर्मेंस दिया है, उतना टाइम देना ज़रूरी है क्योंकि क्या होता है कि काफ़ी टाइम ऐसा होगा कि अगर कोई पर्टिकुलर फंड के पीयर ने अच्छा दिया, आप इसमें से निकलेंगे, उधर जाएँगे, फिर इसने परफॉर्म करना शुरू कर दिया। So 3 साल I think is an ideal time to stay invested before making any changes. लेकिन ऑल सेड एंड डन एवरी ईयर एक बार पोर्टफोलियो रिव्यू करना जरूरी है इन टर्म्स ऑफ एसेट एलोकेशन। देखिए दीपाली, हर साल ना बहुत सारी चीजें चेंज होती है, हमारी इनकम की भी इंक्रीमेंट्स आती हैं हर सालाना। आप वहां पे भी आपका प्रमोशन हो रहा है या तो फिर कुछ एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम हो रहा है, या अगर किसी की शादी हो रही है तो एक एडिशनल पर्सन आ रहा है आपकी फैमिली में, तो वो सोर्स ऑफ इनकम आ रही है। एक्सपेंसेस इस तरीके से चेंजेस होते हैं, बच्चों की शादी है या बच्चों का एजुकेशन है तो अगले साल से 10th स्टैंडर्ड है या फिर बड़ा कोई एमबीए की फीस जी है। सो एवरी ईयर यू नीड टू सी कि मेरा किस तरीके का प्लानिंग है, ट्रैवल प्लानिंग आ जाती है काफी टाइम, एंड एट द सेम टाइम आपको उस तरीके से पोर्टफोलियो रिव्यू करना है कंसिडरिंग एवरीथिंग। जी ओके, चलिए काफी इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन रहा अब तक। रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर 2-3 और इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करेंगे। ऑफ कोर्स फंड्स तो पूछेंगे हमारे दोनों एक्सपर्ट से, लेकिन ये भी जानेंगे कौन सी वो 5 चीजें हैं जो आपको नहीं करनी है और कौन सी 5 वो हैबिट्स हैं जो आपको इनकलकेट करनी है अपने फाइनेंशियल बिहेवियर में जो अब तक नहीं किए हैं। जल्द वापस आते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज स्पेशल फाइनेंशियल फ्रीडम, और इस स्पेशल शो में हमारे साथ मौजूद हैं पंकज मटवाल और पूजा भिंडे। आप जानने की कोशिश करते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में कौन सी वो अहम बातें हैं जिन्हें फॉलो करना है स्ट्रिक्टली और जिन्हें अवॉइड करना है। तो पंकज जी, पहले तो बताइए 5 हैबिट्स जो हर किसी को इनकलकेट करनी चाहिए अपने फाइनेंशियल बिहेवियर में। देखिए, अपने खर्चे जो है वो इनकम के हिसाब से रखिए, पहली बात तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दूसरी बात है, जितनी जल्दी हो सके शुरुआत करें और उसे मेंटेन करें, चाहे छोटी अमाउंट शुरुआत करें लेकिन रेगुलरली इन्वेस्टमेंट करते रहें। फिर उसके बाद आता है एसेट एलोकेशन, कि आपके पोर्टफोलियो में ऐसा नहीं है कि हर वक्त पर सिर्फ इक्विटी या सिर्फ डेट, अलग अलग एसेट क्लासेस होने चाहिए ताकि रिस्क और रिटर्न जो है उसे मैनेज किया जा सके। उसके बाद बात आती है कि अगर आपको अपने गोल अचीव करने, जो पहले से बात कर रहे हैं कि महंगाई दर जो है उसे मात दे सके लॉन्ग टर्म में, और इसके लिए आपको ये नहीं सोचना है कि रिस्क नहीं है, लेकिन रिस्क अगर मैनेजेबल है, कैलकुलेटेड है, पर आप लॉन्ग टर्म में पैसा बना सके, ये बहुत ही जरूरी है। और लास्ट जो चीज है वो है समय समय पर अपने इन्वेस्टमेंट को रिव्यू करना और जरूरत पड़ने पर पोर्टफोलियो में रीबैलेंसिंग करना। तो इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी है। पूजा, 5 वो कौन सी बातें हैं जो आपके फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में एनिमी का रोल प्ले कर सकती है, वो मिस्टेक्स जो अवॉइड करनी है? जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से सबसे पहले दीपाली एक कंटिजेंसी फंड मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, जो आपको 6 महीने का जो आपका घर खर्च है, उतना होना चाहिए, जो आप एक डेट फंड में, लिक्विड फंड में कहीं पे भी पार्क कर सकते हैं। फिर आपको एक एडिक्वेट टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन चीज़ों की वजह से हमारी फाइनेंशियल जर्नी, जो इन्वेस्टमेंट जर्नी है, वो हैम्पर हो सकती है। सो ये सिक्योरिटी होना ज़रूरी है। फिर नॉर्मली हम जैसे रीबैलेंसिंग या इक्विटी एसेट एलोकेशन की बात करते हैं, तो काफ़ी टाइम क्योंकि गोल्ड अच्छा दे रहा है तो हम इक्विटी से निकल के गोल्ड में चले जाते हैं, एंड वाइस वर्सा। सो हर एक एसेट को परसेंटेज वाइज अपने पोर्टफोलियो में रखना है। जैसे गोल्ड हम कहते हैं 10 to 15% आप रख सकते हैं। फिर एसआईपी जब हम कहते हैं ना, अभी दीपाली हम कहते हैं आप स्टेप अप एसआईपी करें, क्योंकि
जैसे एग्जाम्पल 5,000 की एसआईपी अगर 1.5 करोड़ पहुंच सकती है 30 साल में, लेकिन स्टेप अप करेंगे तो 4.5 करोड़ तक पहुंच सकती है। एंड एक प्रोफेशनल हेल्प, जैसे मैंने पहले भी कहा, ताकि आप रास्ता ना भटके, आप फाइनेंशियल फ्रीडम की जर्नी में आगे तक, एंड तक साथ दे आपको इस तरीके से। ओके, चलिए, तो ये दोनों इंपॉर्टेंट बातें आपको बताएं हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने। अब बात करते हैं पोर्टफोलियो क्रिएशन की। तो बताइए पंकज जी, पोर्टफोलियो अगर क्रिएट करना हो तो किस तरीके की राइट प्लानिंग रखें? कैटेगरी वाइज डाइवर्सिफिकेशन, फंड वाइज डाइवर्सिफिकेशन कितना इंपॉर्टेंट है? कौन से फंड्स पिक कर सकते हैं आपके हिसाब से? बिल्कुल, देखिए दीपाली जी, पहली बात तो ये है कि आप फाइनेंशियल प्लान बनाएं, फिर डिसाइड करें कि आपके क्या गोल्स हैं, उसके लिए कितना समय है उनको अचीव करने के लिए, और इन्फ्लेशन के साथ कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी। और इसके हिसाब से आपको अपने पोर्टफोलियो में अलग अलग एसेट क्लास शामिल करने चाहिए। तो मैं कुछ स्कीम्स के नाम बताऊंगा। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड, एचडीएफसी मिड कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल स्मॉल कैप फंड। तो ये आपके पास इक्विटी की 3 कैटेगरीज होगी। उसके बाद में डेट की बात की जाए तो निपॉन इंडिया शॉर्ट ड्यूरेशन फंड, इसे शामिल करें। और साथ में, क्योंकि हम बात करें एसेट एलोकेशन की, तो गोल्ड एंड सिल्वर को भी आप मिस नहीं कर सकते। और इसके लिए एडलवाइज गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड। तो ये 5 स्कीम्स मैंने बताई जहां इक्विटी, डेट, गोल्ड एंड सिल्वर सब कुछ आ जाता है। ओके, सिमिलर क्वेश्चन आपसे रहेगा पूजा। आपकी चॉइसेस किन फंड्स के साथ रहेंगी हमारे व्यूअर्स के लिए जो आपके हिसाब से पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं? जी बिल्कुल दीपाली, जिस तरीके से हम आज बात कर रहे हैं मिस्टेक्स को किस तरीके से प्लान करना है, फाइनेंशियल हैबिट्स क्या होनी चाहिए, एक चीज और यहाँ पे ऐड करना चाहूंगी। हम सारी जर्नी जो भी प्लान कर रहे हैं ना, उसमें लोन्स को भी ध्यान में रख के उसको गुड लोन और बैड लोन को आइडेंटिफाई करके आपको तय करना है, एंड अकॉर्डिंगली आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी प्लान करनी है। मैंने जो फंड्स भेजे हैं ज्यादातर वो इक्विटी को ध्यान में रखते हुए, लॉन्ग टर्म प्लानिंग को ध्यान में रखते हुए, अगर आपका टाइम होराइजन मोर देन 5 इयर्स है, लार्ज एंड मिड कैप इन्वेस्को का मल्टी कैप फंड में निपॉन इंडिया मल्टी कैप, पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप फंड, एक कॉन्ट्रा स्ट्रैटेजी एसबीआई कॉन्ट्रा, और एक मल्टी एसेट, जैसे पंकज जी ने भी कहा, एक ऐसा फंड जिसमें आपको गोल्ड भी मिल जाएगा, डेट भी मिल जाएगा, एंड इक्विटी भी मिल जाएगा। सो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल का मल्टी एसेट। ओके, चलिए, शुक्रिया पूजा और पंकज जी, आप दोनों का ही इस स्पेशल शो में आकर हमारे व्यूअर्स की हर तरीके से हेल्प करने के लिए और फाइनेंशियल फ्रीडम के सही मायने समझाने के लिए और सही तरीका बताने के लिए आप दोनों का ही शुक्रिया। इसी के साथ स्पेशल शो में तो इतना ही। ब्रेक के उस पर भी खबरें जारी है CNBC आवाज़ पर। नमस्कार।